हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। कल जो पेपर होने वाला है उसके लिए पहले से ही बोल देता हूँ, क्या पता मैं भूल जाऊँ आदमी। थोड़ी सी यादाश्त कमज़ोर है भाई, कोई बात नहीं। लेकिन उसके लिए क्या कह रहा हूँ, ऑल दी बेस्ट। एग्ज़ाम बढ़िया जाना चाहिए, एग्ज़ाम बढ़िया जाना। आज मैं कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर का एक साथ जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल देख लेना और अच्छे से दिमाग में छाप लेना। यहाँ से चांस यही है कि हो सकता है रिपीट हो क्वेश्चन एक दो। अगर एक दो क्वेश्चन भी रिपीट होता है तो बिल्कुल एज इट छाप के आ जाना, कहीं नंबर नहीं जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, और मैं सारे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन मैंने उठा रखा है इसमें। वीडियो लंबी होगी लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। ठीक है, इसलिए मज़ा आने वाला है क्योंकि पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं डाला हुआ है जो मैं डालने वाला हूँ। ठीक है, तो मज़ा आने वाला है। मैंने सारे वीडियो वगैरह देखा है, कौन कितना यूट्यूब के लिए डालते हैं, सब वही प्रमोशन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो नहीं डालते हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, सब्सक्राइब। सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब। और जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर करो, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना चैनल समझ करके शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, हमारी एक फैमिली है, सैनियट नफ फैमिली अपनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है उससे शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, जल्दी बताओ पहला क्वेश्चन क्या है। बोलो यार सर मुझे कैसे पता होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये बात तो है, पता तो मुझे होनी चाहिए। चलो फिर मैं ही लिखता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है, इफ द मैट्रिक्स अब क्या मतलब भाई, कौन सी मैट्रिक्स, किसकी मैट्रिक्स? ऑफ अ लीनियर। देखो कल जो मैंने पढ़ाया वही है, बिल्कुल वही है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कल का वीडियो नहीं देखा तो बिल्कुल देख करके जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। टी सच दैट R2 to R2। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड ऑफ, सीधा लिखो, द बेसिस इज दे रखा है 2 - 1 1 3। फाइंड द एल, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगी, जल्दी बताओ सॉल्यूशन क्या होगा। कल मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ था, उससे मैंने ये सिखाया कि कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, आज इसने उसका उल्टा पूछ लिया। तो जब हमें ये दे रखा है, इसको x1 x2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। जैसे ही करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ना। क्या करना है, ऑपरेट करवाओ x1 x2 से। क्या करवाना है, ऑपरेट। इस कॉलम को एक साथ लो, इस कॉलम को एक साथ लो, दोनों का अलग अलग अपना कॉलम पकड़ लो। चलो ऑपरेट करो, 2x1 x2 इज इक्वल टू x1 इंटू 2 - 1 एक कॉलम प्लस x2 इंटू 1 3। ठीक है, तो क्या आया, 2x1 - x1 प्लस x2 3x2। ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब क्या करोगे, अब बताओ जल्दी क्या करोगे, ऐड करो 2x1 प्लस x2 माइनस x1 प्लस 3x2। बस यही है हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, यही है हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये अपनी मैट्रिक्स आ गई। कुछ मुश्किल है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं। इसमें हमारा क्या होगा, नंबर मिल जाएगा हमें आराम से। ठीक है, चलो ये तो लल्लू सा क्वेश्चन था। लल्लू सा सचिन वाली बात नहीं हो रही भाई, ऐसी बात मत करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, गारंटेड क्वेश्चन यहाँ से आएगा इस टॉपिक पे। मैं टॉपिक पहले समझा दूंगा कि कैसे करना है, क्या समझाया क्या नहीं समझाया, उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, कह रहा है फाइंड द रैंक एंड सिग्नेचर, फाइंड द रैंक एंड सिग्नेचर फॉर ईच of the forms x1 square plus x2 square plus x3 square plus
x4 स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर माइनस x4 स्क्वायर, ठीक है। x4 का क्या है, ये स्क्वायर है, ध्यान दे देना, ठीक है। कहाँ है ये, हाँ, इसको बड़ा करने का देखो, ठीक है। x4 स्क्वायर है, ठीक। इसका क्या निकालना है, पहले तो कह रहा है रैंक और सिग्नेचर फाइंड, क्या फाइंड करो, रैंक और सिग्नेचर। फिर कह रहा है कि आर देयर फॉर्म्स इक्विवेलेंट, क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दो दे रखा है, कहाँ गया, इससे हम मैट्रिक्स बनाएंगे। जो इक्वेशन जो दे रखा है, सिस्टम दे रखा है, इससे हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। और इस मैट्रिक्स से क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स से क्या करेंगे हम, रैंक और सिग्नेचर फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, रैंक और सिग्नेचर फाइंड करेंगे। जल्दी से रैंक फाइंड करो, चलो। रैंक फाइंड करने से पहले तो सर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा हमें। मैं बोला हाँ सर, बिल्कुल मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। सर आपने उसकी बात तो कर ली, सिग्नेचर तो आपने बताया ही नहीं क्या है। तो अच्छा, सिग्नेचर ने बताया, चलो बताता हूँ सिग्नेचर क्या है। बताओ सिग्नेचर क्या है। दिल्ली में जो सिग्नेचर बड़ी है वही सिग्नेचर है, बता। मेरा साइन है, ये सिग्नेचर है, बता। और तो अरे सर लीनियर अलजेब्रा वाला सिग्नेचर तो, अरे हाँ लीनियर अलजेब्रा वाला सिग्नेचर बताना है। तो लीनियर अलजेब्रा का सिग्नेचर ये कहता है कि जितने भी पॉजिटिव आइगन वैल्यू है, पॉजिटिव आइगन वैल्यू है, उस सब को क्या मानो, P। जितने भी नेगेटिव आइगन वैल्यू है उसको क्या मानो, N। इसको पेड़ में लिख दो, P, N हमने लिख दिया, यही सिग्नेचर है। क्या है ये, सिग्नेचर है। क्या है ये, सिग्नेचर है। चलो इससे मैट्रिक्स बनाओ जल्दी से, इससे और इससे मैट्रिक्स बनाओ, बताओ जल्दी मैट्रिक्स क्या है, बनाओ जल्दी मैट्रिक्स बनाओ। बन गए, चलो बढ़िया, मैं भी बनाता हूँ। 1 0 0 0, तो यहाँ पर क्या होगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। मैट्रिक्स बन गए, बन गए, हाँ या ना बोल, बोल दिया। चलो इसके आइगन वैल्यू बताओ। अरे सर ये डायगोनल दिख रहा है, अपर टेंगनल लोअर टेंगनल होता है तो क्या होता है, अरे जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही आइगन वैल्यू होती है। तो आइगन वैल्यू क्या हो गए, 1 1 1 1। ये सब कौन सा आइगन वैल्यू है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बोलोगे अरे सर साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। तो रैंक कितने हुए इसके, 4। सिग्नेचर कितने हुए, सिग्नेचर क्या हुआ, P, सॉरी ये तो पॉजिटिव है ना। फिर से आगे क्या करते हैं ये लोग, ये रोज रात। तो सिग्नेचर क्या हो गए, 4 0। क्यों, क्योंकि नेगेटिव जो है वो है ही नहीं, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव आइगन वैल्यू अपने पास नहीं है। जब नेगेटिव आइगन वैल्यू अपने पास नहीं है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डालो। सिग्नेचर हमने निकाल दिया, तो बोलोगे अरे सर ये तो आपने पहले इक्वेशन में निकाला, दूसरे इक्वेशन में तो आपने निकाला ही नहीं है, तो आप दूसरे इक्वेशन में निकाल करके दिखाओ। तो बोला अरे दूसरे इक्वेशन का भी निकालना है, तो हाँ सर दूसरे इक्वेशन में निकालो। कैसे काम, कंपेयर कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट हमें कंपेयर करना है। क्वेश्चन देखे हो क्या कर रहा है, आर देयर फॉर्म्स इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है किसी के रिस्पेक्ट में तो बात करेंगे। जैसे मैं आपके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ ना, कि मैं क्या हूँ, आप लोगों का दोस्त हूँ, किसका हूँ, तो आप लोगों का हूँ ना। रिस्पेक्ट क्या है, आपके रिस्पेक्ट में मैं दोस्त हूँ ना, और आप मेरे, यही तो है। इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है।
ठीक है, तो पहले सबसे पहले हमें ये बात ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर माइनस x4 स्क्वायर। एक मिनट में खिड़की बंद कर दूँगा। हाँ तो हो गए भाई, सब क्लोज हो गए। चलो अब हमारे काम पे करते हैं। हाँ तो इससे मैट्रिक्स बनाओ जल्दी से। क्या बनेगा? 1 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 माइनस 1। सही है। चलो ये हो गया x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में बताओ, ये थोड़ा सा बढ़िया नहीं दिख रहा है। 1 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 माइनस 1। डायगोनल क्या है? ये है। रैंक कितनी हो गई इसकी? जल्दी बताओ रैंक कितनी होगी? तो बोलोगे रैंक तो सर 4 हो गई। अच्छा, सिग्नेचर कितने हो गए? जल्दी बताओ। 1,3 लिख दो, कोई गलत है क्या? नहीं है, क्योंकि एक ही आइगन वैल्यू है पॉजिटिव में, ये देखो। और ये सारे क्या हैं? नेगेटिव आइगन वैल्यू। सही है, हाँ ना वो? बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हो गया। चलो अब इक्विवेलेंस ऑफ द फॉर्म होगा, उसका मैं एक रिजल्ट बताता हूँ। जब इस टाइप के तो क्वेश्चन दिए होंगे, उसकी इक्विवेलेंस के बारे में पता करें ना, इसके बारे में इक्विवेलेंस। तो इसका एक थ्योरम है, मैं वो नोट कर देता हूँ। जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो। क्या कहता है? क्या कहता है? कहता है अगर कोई दो रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, अगर हमें चेक करना हो कि वो रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्विवेलेंट है, इफ एंड ओनली इफ दोनों वे काम करेगा, सेम रैंक एंड सेम सिग्नेचर। बोलो जल्दी से, क्या होगा? इक्विवेलेंट तभी होगा जब सेम रैंक और सेम सिग्नेचर हो। सेम रैंक एंड सेम सिग्नेचर हो। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। लिखो क्या होगा? लिखो इफ दे हैव सेम रैंक एंड सिग्नेचर। सेम रैंक एंड सिग्नेचर। जल्दी बताओ पहले का क्या था? रैंक तो दोनों के 4 थे। इसके सिग्नेचर कितने थे? 4,0। दूसरे वाले का रैंक कितना था? 4। इसका सिग्नेचर कितना था? ऊपर देखो जरा, 1,3। क्या ये सेम है? जल्दी बताओ, क्या ये सेम है? बताओ, सेम है? नहीं है। नहीं है तो दे फॉर्म्स आर नॉट इक्विवेलेंट। दे फॉर्म्स आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, हो गए? हो गए भैया? अरे हाँ सर, ये तो हो गए। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है। ठीक है, बस आज जल्दी से करना है, बढ़िया से ऐसे करना है कि बस ये याद ही हो जाए, यहीं पे याद हो जाना चाहिए, पेपर में सोचना ही ना पड़े, बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन पूरा देना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अरे सर ए भी फाइंड करनी है कि दिख ही नहीं रहा कुछ, तो किसकी फाइंड कर? अरे भाई मैट्रिक्स दे रहा हूँ मैं, 1 हो गया, आयोडा हो गया, 1 + b हो गया। देखो बी आ गया ना, ए भी आ गया, ये लो 1 हो गया, 2 - आयोडा हो गया, 1 - आयोडा हो गया, 2 + आयोडा हो गया, ये हो गया 1। कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये क्या है? इज हर्मिशन। क्या है ये? हर्मिशन मैट्रिक्स है।
अब हर्मिशन मैट्रिक्स दे रखा है, कह रहा है कि हर्मिशन मैट्रिक्स मैंने आपको दिया है, मुझे ए और बी की वैल्यू बताओ। तो जब हर्मिशन मैट्रिक्स आपके पास है, ए और बी की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हर्मिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती क्या है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या होती है इसकी डेफिनेशन बताओ। ये कहता है पहले तो ए का क्लोजर लो, उसका ट्रांसपोज लो, वो एक इक्वल आना चाहिए। ये कहता है हाँ ना, जल्दी बोल। यही कहता है। अरे सर ये तो बेसिक है, क्या आप इसमें टाइम वेस्ट करो, जल्दी इस क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो ठीक है, मैंने इसको मान लिया ये, ठीक है। अब मैं पहले निकालूंगा एक क्लोजर, निकालो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो माइनस आएगा 1 प्लस बी का क्लोजर। हमें पता नहीं बी क्या है, इरेशनल है या सॉरी कॉम्प्लेक्स है या रियल नंबर। जब बी नहीं पता तो क्लोजर लिख करके चलेंगे अभी, ठीक है। ए का भी नहीं पता, क्लोजर लिख लो। 1 2 प्लस आयोडा 1 प्लस आयोडा 2 माइनस आयोडा 1। कर लिया फाइंड। हाँ सर इसका तो हो गया। अब क्या करना है, तो सर एक क्लोजर ट्रांसपोज निकालो। चलो एक क्लोजर ट्रांसपोज निकालो, कर दे रो कॉलम, कर दो सर रो कॉलम बनाओ। चलो 1 माइनस आयोडा 1 प्लस बी का क्लोजर, उसके बाद ए का क्लोजर 1 2 प्लस आयोडा, उसके बाद 1 प्लस आयोडा 2 माइनस आयोडा 1। एक क्लोजर ट्रांसपोज एक किसके इक्वल होता है, एक इक्वल ना। चलो एक इक्वल रखते हैं। ए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है ये वाला, टोला दिख रहा है, देखो लिखो जरा, चलो इसे लिखो। 1 ए 1 माइनस आयोडा, आयोडा 1 2 प्लस आयोडा 1 प्लस बी 2 माइनस आयोडा 1। चलो हो गया ये, हो गया ये। हाँ सर हो गया। कंपेयर कर लें, हाँ सर करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये है ए, ठीक है, ये है 1 प्लस बी, इधर है ए क्लोजर, इधर है 1 प्लस बी क्लोजर, और यहाँ पे है माइनस आयोडा, यहाँ पे 1 प्लस आयोडा, और 1 प्लस बी क्लोजर की जगह पर क्या है 1 माइनस आयोडा। सिंपल उठाओ, ए है यहाँ पे क्या है माइनस आयोडा, तो ए इक्वल टू क्या हो गया माइनस आयोडा बाय कंपेयरिंग, ठीक है। बी की वैल्यू क्या हो गई, बी कहाँ है ये 1 प्लस बी, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस आयोडा, देखो तो क्या हो गया, 1 प्लस बी इक्वल टू 1 प्लस आयोडा, तो बी इज इक्वल टू आयोडा। हो गया हाँ या ना बोल, हो गया सर, हो गया, चलो हो गया, आपका आंसर तो आ गया। चलो मैं मान लिया, मैं भी सीख लिया, ऐसे ही निकालूंगा मैं। ऐसे एक्सक्यूरेशन का देखा तो बताओ, एक्सक्यूरेशन का देखा तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। ए ट्रांसपोज का, ए बार का ट्रांसपोज मतलब कॉन्जुगेट लेना है, उसका ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद माइनस से लगा दूंगा, मैं तो ये लिख दूंगा, बस सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, ऐसे करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा क्या है लेंथी है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन था, 7 नंबर में शायद पूछा गया था। तो हम 7 नंबर वाले क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, सब लल्लू क्वेश्चन थोड़ी निकाल लेंगे। तो सर पहले क्वेश्चन तो लिखो, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है लेट V1 इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 0 3 minus 1 3। V2 इज इक्वल टू क्या है 1 2 1 0 3 4 2 7 2 बीच में एंड है, ठीक है। ये दो वेक्टर है, आपको वेक्टर है या सब स्पेस है, सब स्पेस है। किसका देखो 3 है, R3 का होगा, ठीक है। B
सब स्पेस ऑफ आर क्यूब। क्या फाइंड करने को कह रहा है? फाइंड अ बेसिस। बेसिस तो दिया ही था, पता नहीं क्यों कह रहा है, देखे जरा। लेकिन b1 b2 दिया है, कह रहा है b1 प्लस b2 का निकालो। एंड स्पैनिंग सेट, देख रहे हो जनरेटर मांग रहा है। स्पैन सुनते हैं समझो, जनरेटर जो जनरेट कर दे। स्पैनिंग सेट फॉर v1 इंटरसेक्शन v2, नहीं दिख रहा वहाँ पे, चलो यहाँ v1 इंटरसेक्शन v2 ये मांग रहा है। सबसे पहले क्या मांग रहा है? v1 प्लस v2। चले सॉल्यूशन की तरफ, चलो सॉल्यूशन। सबसे पहले तुम लोग लिखोगे क्या जो हमें गिवन है। क्या है? गिवन है, ठीक है। क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं। गिवन है आपके पास गिवन है, तो आप लोग लिख लो, ठीक है। वही ऊपर में जो है ये देखो, ये ऊपर ये रहा गिवन, ये रहा गिवन, ठीक है। ये आपका गिवन, ये आपका v2 बदल गया, v1 v2। हाँ सर v1 v2 तो बदल गया। अब क्या करें बताओ, स्पेलिंग सेट क्या होगा v1 प्लस v2 का, जल्दी बताओ। सो v1 v2 आपके पास है, तो आप स्पेलिंग सेट तो लिख ही सकते हो। सो स्पेलिंग सेट फॉर v1 प्लस v2 इज v1 प्लस v2 इज क्या होगा? एस सारे के सारे जितने एलिमेंट है दिए हैं सब के सब बेसिस लिखो। 1 0 1, दूसरा है 0 1 0, तीसरा है 3 -1 3, चौथा है 1 2 1, पांचवा है 0 3 4, छठा है 2 7 2। यही है, मैंने तो कॉपी में लिख रखे हैं दोस्त, मैं वहाँ से नोट कर लिया। तुम लोग भी ऊपर देख लेना, नहीं तो कॉपी में नोट कर लेना। बात है क्वेश्चन हमें क्या करना है ना, क्वेश्चन को रटना नहीं है, हमें मेथड समझना है। बस मेथड को ग्रैब करो अपने अंदर कि एक्चुअली काम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले जितने भी v1 v2 के अंदर जो बेसिस दिख रहा है उसको उठाओ, उससे एक स्पेलिंग सेट बना लो। हमने बना लिया, एक साथ ले लिया सारे स्पेलिंग सेट को। ऊपर जो दे रखा है सारे बेसिस, उसको नहीं बोल सकते, स्पेलिंग सेट ही बोलो, क्योंकि उसके LIL के बारे में अभी बात नहीं की है, नहीं जानते। तो v1 v2 जो दे रखा है वो उसको स्पेलिंग सेट मान के चलोगे, ठीक है। उसको हमने एक स्पेलिंग सेट के उसमें लिख लिया। यहाँ तो ठीक है हमारा, क्या है यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है हमारा। अब आगे क्या बताओ, क्या करेंगे? सही सोच रहे हो, मैट्रिक्स के अंदर है। मैट्रिक्स की बात कैसे नहीं करेंगे भाई? जब मैट्रिक्स के अंदर है तो मैट्रिक्स की तो बात करेंगे। तो लिखो लैंग्वेज, लैंग्वेज से लिखना पड़ेगा फॉर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसी बात पर शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए, जल्दी से करो, करो जल्दी से। विद दीज वेक्टर्स, कौन सा ऊपर वाला, एज कॉलम्स रोज, जैसे सजाना है सजा दो। कॉलम्स ले लो या रोज ले लो, जो इच्छा करे आपकी लगाओ, चलो। एंड क्या करना है? रेड्यूस इट। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, जल्दी बताओ? पाइवट चाहिए। पाइवट से हमें पता चलेगा कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि जनरेट कर रहा है, जो कि बेसिस बना रहा है। पाइवट ही बताएगा हमें बेसिस चाहिए भाई। v1 प्लस v2 का बेसिस चाहिए। समझे कि नहीं समझे? समझ के चलो। रेड्यूस इट टू किसकी तरह? रो एकलन की तरह। इट्स रो एकलन फॉर्म टू फाइंड अ बेसिस। लैंग्वेज इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि कल पेपर है, तो अभी आप लोगों को प्रैक्टिस कर समय है नहीं। मैं लैंग्वेज में लिख के दे रहा हूँ ताकि आप लोग लैंग्वेज से भी याद वो कर लो, समझ लो कि ऐसे लैंग्वेज लिखना है, ठीक है। कुछ बच्चे हो सकता है कि कल देखते हुए जाए। तो
प्रैक्टिस के लिए नहीं छोड़ रहा, मैं सब कराते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। मैं जितने भी हैं ना, ये देखो ये, हाँ ये जितने भी एस के अंदर 6 लिखा है मैंने, इस सबको एज इट इज़ मैं इस डंडे को हटाऊंगा, ये सारे डंडे को, और एज इट इज़ मैं छाप दूंगा, एक पूरे पूरे मैट्रिक्स ही बना दूंगा मैं, जिसमें 3 रो होंगे और 6 कॉलम। ठीक है, ठीक है, जल्दी बोलो, ठीक है। चलिए लिखते हैं 1 0 1 0 1 0 3 -1 3 1 2 1 0 3 4 2 7 2, यही मैट्रिक्स है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसको किस तरह बनाना है, रो एक्लन फॉर्म में। तो रो एक्लन फॉर्म का क्या रूल होता है, ये तो 0 है, चलो ठीक है, इसको और इसको तो 0 करना ही पड़ेगा एटलीस्ट, ये तो 0 है, इसको करो, खड़े हैं तो क्या करेंगे, किस पे अप्लाई करेंगे, R3 पे। तो R3 माइनस R1 क्या बना, 1 0 0 0 1 0। अरे ये भी जा रहा है यार, ये तो 3 -1 0 1 2 0 0 3 4 2 7 0 है, ठीक है, बन गया ये। अब इस पे अप्लाई कर दो R3 पे, 1/4 R3। जब 1/4 R3 करेंगे तो यहाँ पे 1/4 तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 4 करके क्या बचेगा 1, तो मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये क्या है 1 है, कौन इतना लंबा लिखा 1 है। अब 1 है तो देखो ये एक पाइवट हुआ, ये एक पाइवट हुआ और ये एक पाइवट। इसके बाद क्या करोगे, जब ये 3 पाइवट मिले तो इसका देखोगे कौन कौन से नंबर पे, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 5वां कॉलम। तो ऊपर देखो कि कौन सा कॉलम था, ये देखो, तो पता है आपका बेसिस कौन सा है, ये रहा 1 2 ये 3, टोटल V1 प्लस V2 के यही 3 बेसिस होंगे। सिंपल सा आंसर समझ आया। पाइवट वाला जो है उस कॉलम को उठाओ और जो ओरिजिनल कॉलम था जहां से आपने रो रिड्यूस करना शुरू किया था उसके कॉलम को लिख दो, वही आंसर होगा। सो बेसिस फॉर V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 0 एंड 0 3 4। ठीक है, हाँ ना, बोल ना, बोल जल्दी। बेसिस है तो ये क्या होगा, विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सही है। सो V1 प्लस V1 किसके इक्वल लिखता है वो बताओ जल्दी से, R3 के इक्वल, क्योंकि ये 3 है, एक होता है R, दूसरा होता है R2, तीसरा होता है R3, सारे क्या होंगे R3 के इक्वल होंगे। मतलब ये तीनों मिल करके पूरे पूरे R3 बना दे रहे हैं, देख रहे हो भैया, पूरे पूरे R3 बना। हो गया क्वेश्चन ना हमारा सॉल्व। अरे तुमने तुरंत बोल दिया, अरे सर क्वेश्चन कैसे हो गया, अभी तो बचा हुआ है V1 इंटरसेक्शन V2 का स्पैनिंग सेट निकालो। ये तो बचा हुआ है, तो V1 इंटरसेक्शन V2 का जब स्पैनिंग सेट निकालोगे तो सबसे पहले हम पता करेंगे V1 का क्या है, V2 का क्या है, फिर दोनों ले लो इंटरसेक्शन, फिर दोनों का क्या ले लो इंटरसेक्शन। पहले किसका फाइंड करना है, नई पेज को फाइंड करना, पुराना पेज तो हम नहीं ले रहे हैं, हम नई पेज को फाइंड करेंगे। चलो नया पेज नाउ find a spinning set किसके लिए, V1 इंट्रोडक्शन। पहला शुरू करेंगे V1 का, फॉर V1 ऑब्जर्व दैट क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जल्दी से बताओ क्या ऑब्जर्व कर,
अब जरा हम ये कर रहे हैं, कहाँ गया 3 बेसिस कहाँ था, कि ये जो है ना 3 - 1 3 दिख रहा है आपको, इस कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं इसको। मैं इधर लिख देता हूँ, मैं इधर ही लिख देता हूँ। हमारे पास V1 जो था उसमें किस क्या कौन 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 सी चीज़ थी, देखो जल्दी, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए यार, पेपर है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 0 1 0, तीसरा क्या था, तीसरा था हमारा 3 - 1 3, ठीक है। ये दोनों तो हमें दिख रहा था ऊपर कि क्या है बेसिस, क्या इस दोनों को मिक्स से अगर हम इसको ही लिख दें तो हम कह देंगे कि भाई हमारे पास 2 स्पेलिंग सेट है, एक ये, क्योंकि हम इस दोनों की मदद से हम इसको लिख दिए। ट्राई करो, मैं लिख सकता हूँ, देखो 3 - 1 3, फिर से मल्टीप्लाई किया 1 0 1, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करते 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, 3 का 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो इसमें 1 है, मैं अगर माइनस लगा दूँ तो क्या दिक्कत है, देखो आ गया ना इसको इक्वल, आ गया इसके इक्वल, मतलब इसके और इसके मदद से आपने ये लिख दिया। इसका मतलब आपका स्पेलिंग सेट क्या है, ये 2 चीज़ें, ये 2 स्पेन कर रहा है, इसको जनरेट हो जा रही है इससे। तो V1 क्या हो गया, स्पेन 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, 4 V2 की, ठीक है। V2 में हम कुछ इस तरह के लिख नहीं पा रहे हैं, पहले मैं लिख ही देता हूँ V2 क्या है यहाँ, मैं पेन की तरह करते रहता था। अब देखो V2 क्या है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर मैं बताऊँगा क्या करना है इसका। 1 2 1 0 3 4 2 7, ये 3 चीज़ें, इस 3 चीज़ को मैंने ट्राई किया लिखने की, नहीं लिख पाए हम, ठीक है। नहीं लिख पाए हो तो इसका क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, हम इसकी लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में चेक करेंगे। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट निकला तो obvious बात है कि वो बेसिस है, वो बेसिस है तो स्पेन तो हो ही रहा होगा, स्पेनिंग से जनरेट तो कर ही रहा होगा वो, तो हम कह देंगे कि भाई ये तो है। अगर डिपेंडेंट हो गया ये, तो हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन सा है जो कि 0 रो आया, 0 करो, उसके पाइवट देखेंगे, फिर पाइवट से काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, LILD चेक करेंगे। LILD के लिए क्या करना है, हमें मैट्रिक्स बनाना है, डायरेक्ट लिख दो S 0 3 4 2 7 2, ठीक है। ठीक है दोस्त, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। जब आप इस पर अप्लाई करोगे तो ये आपको आएगा ऐसा 1 0 2, रो अगले फॉर्म में बनेगा ये 0 1 1 0 0 -4 रो रिड्यूस होके, क्लियर है। इसके बीच का मैं स्टेप खा गया हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका आंसर कि ये क्या है, लेकिन आप होशियार समझदार हो, मुझे भरोसा है, तो आप लोग समझ जाओ, तो समझ ही जाना दोस्त। क्या करना है, क्या करना है, समझ जाना है, बिना समझे नहीं रहना है, क्लियर। चलो अब इससे क्या समझ आ रहा है कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर ये वेक्टर तुम्हारे पास जो था 3, ये लीनियर इंडिपेंडेंट था, तो V2 किसके इक्वल हो गया, R3 के। जब ये R3 के इक्वल हो गया तो V1 इंटरसेक्शन V2 क्या होगा, ये एक R3 है और इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली छोटी वाली तो होगा, तो ऑब्वियसली V1 के इक्वल होगा। तो स्पेनिंग सेट क्या हो गया, स्पेनिंग सेट हो गया, जो V1 आया था वो स्पेन करके वही है स्पेन, ठीक है। वो हो गया आपका, क्या हो गया वो, जल्दी तो क्या हो गया वो, तो वो हो गया आपका आंसर, ठीक है। ठीक है भाई, मिल गया आंसर। चलो ये तो हो गया, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे उसकी। तो नेक्स्ट जो है सो हम ये कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट T such that R2 to R3 be defined by
टी ऑफ एक्स कोमा वाई। एक्चुअली दो ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम बात करते हैं पेयर में ऑलवेज। जब जब हम पेयर की बात करते हैं तब तब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स माइनस वाई कोमा एक्स कोमा, ऐसे डिफाइन कर रखा है। फॉर्मूला क्या है, मतलब डिफाइन कर रखा है इन लोगों ने। टी को ऐसे डिफाइन किया है, दूसरा लेके दिया है कि एस एक मैपिंग है, वो क्या कहाँ से कहाँ तक है, R3 से R2 तक। एस क्या एक मैपिंग है जहाँ कहाँ से कहाँ तक है, R3 से R2 तक। डिफाइन है, डिफाइन आएगा ऑब्वियसली, बिना डिफाइन कैसे काम करेगा, किस में होगा, पेयर में। और ये जो एलिमेंट है ना, ये 3 का चल रहा है, क्या कहते हैं, तिवारा, पेयर 3 क्या कहते हैं, पता नहीं, ट्रिपल में, हाँ ट्रिपल कह सकते हैं, पता नहीं, कुछ तो होता है। चलो इसको लिखते हैं एक्स प्लस वाई कोमा वाई माइनस जेड, ये ऐसे डिफाइंड है, ठीक है। अब देखना क्या क्वेश्चन है। एक्चुअली मुझे ग्रुप में बोला भी था कि सर ये क्वेश्चन करा देना, रिपीट होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 8 नंबर का था, समझ, 8 नंबर था। अगर रिपीट हो गया ना भाई, मतलब चांदी हो जाएगा आप लोगों का, चांदी हो जाएगा। अब यहाँ दो एक तो टी मैपिंग दिया, एक एस मैपिंग दिया, डिफाइन करके दे रखा है। अब कह रहा है कि लेट V1 एंड V2 बी दी स्टैंडर्ड बेसिस। हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, ठीक है। फिलहाल हम अभी ये समझते हैं जो हम समझ रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड बेसिस है किसका, R2 एंड R3 का। तो क्या कह रहा है, चेक करने को, चेक दैट। अब देखो इसका ये कह रहा है टी ऑफ एस। कल मैंने बताया था कि दो लीनियर टर्म्स की कंपोजिशन के बारे में मैंने बताया था आपको, याद हो तो। B2 कल ही पेपर है, याद तो होगा ही। टी B1 B2 इंटू एस B2 B, ठीक है। सबसे पहले इसका काम क्या है, कह रहे पता है क्या होता है, ये इसकी रेस्पेक्ट में इसको फाइंड कर, इसके मैट्रिक्स बना दो, इसकी रेस्पेक्ट में इसकी मैट्रिक्स बना दो, इसके ऐसी, मतलब मैट्रिक्स ही क्रिएट करना है। मैं बताता हूँ कैसे कैसे काम करेगा। लेंदी होता है, एक्चुअली है आसान, बहुत आसान है, लेकिन ये लेंदी है, इसलिए 8 नंबर दे रखा है। स्टेप बस याद करते चलना कि जो मैं स्टेप में करूँगा ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, जब भी क्वेश्चन आए दोनों तरफ से लेकर मत चलना, फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। सबसे पहले लेके चलना कहाँ गया ये, हाँ LHS, और फिर लेकर आना RHS पे, और दिखा देना कि LHS जो लेके चले हो और RHS जो लेके चले हो वो दोनों क्या है, क्या है दोस्त, दोनों इक्वल है। हम क्या करेंगे, वो दोनों दिखा देंगे कि दोनों इक्वल है, ठीक है। हम पहले चलते LHS लेके, हाँ उससे पहले हम बात करेंगे बेसिस की। हमने बेसिस की तो बात ही नहीं की, बेसिस के बाद बिना बात किए तो काम अपना चल ही नहीं सकता, तो बेसिस की बात करेंगे। अब कह रहा है स्टैंडर्ड बेसिस है, और स्टैंडर्ड बेसिस है लेकिन R2 और R3 का है। तो पहला बेसिस लिखते हैं, सॉल्यूशन। हम सबसे पहले नॉर्मल चीज लिखेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R क्या है ये, 1,0 0,1, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस किसका, R2 का। अरे ये आइडेंटिटी हम लिखते हैं यार, देख आइडेंटिटी तो है 1001, ये है, लिख दो वाइज, लिख दिया बस, यही है। R2 है तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले लिए, R3 होता था 3 क्रॉस के 3 रहता, अरे तो फिर लिखो R3। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 इज इक्वल टू 1,0,0,0,1,0
001, ये होगा एक्सटर्नल बेसिस ऑफ R3। ठीक है, हर कोई हर किसी चीज़ को अपना एक नोटेशन देता है, अपनी तरीके से डिनोट करता है। मैं इस टाइम पे कहाँ आया ये मेरा, मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ E1 से, मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ E2 से, इसको डिनोट कर रहा हूँ F1 से, F2 से, ठीक है, मैं इसको ऐसे डिनोट कर रहा हूँ F1 F2 F3 से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हर बार ये लेके नहीं चलेंगे, जब भी हम T ऑफ E1 लिखेंगे, T ऑफ A2 लिखेंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग बिहेव कराएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है भाई? ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ था हमारे पास, हम उस क्वेश्चन में सबसे पहले स्टैंडर्ड बेसिस की बात किया, तो हमने स्टैंडर्ड बेसिस लिख लिया। ठीक है, ठीक है, किसका R2 का। उसके बाद हमने क्या किया, स्टैंडर्ड बेसिस लिख लिया किसका, R3 का। हमने दोनों का स्टैंडर्ड बेसिस तो लिख लिया, R1 R2 का भी R3 का, हमने उसको डिनोट कर लिया। अब हम चलेंगे LHS की तरफ। LHS क्या कह रहा है, दो कंपोजिशन कह रहा है, T का और S का, तो कंपोज करवाओ पहले क्या करवाओ, कंपोज। जब T को और S के साथ कंपोज करोगे, S पे T अप्लाई करोगे, तो क्या बनेगा, R3 to R3। T कहाँ से चल रहा है, R3 से R2, और S कहाँ जा रहा है, R2 से R3। ऐसा ही कुछ है ना, सब ऐसा ही कुछ है। T R2 से R3 है, नहीं T R2 से R3 है, S R3 से R2 है। हाँ ठीक है, कंपोज करने पे ये R3 से R3 हुआ। इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे होगा, T ऑफ S, इसको हम लिख लेते ब्रैकेट के अंदर, ऐसे अब ऐसे R3 है तो 3 एलिमेंट होगा, X Y Z। कैसे डिफाइन होगा, सबसे पहले S ऑफ X, Y, Z का क्या है क्वेश्चन, देखो S कैसे डिफाइन कर रखा है क्वेश्चन में। S ऑफ X, Y क्या है, X प्लस Y, Y माइनस Z, यही है, X प्लस Y, Y माइनस Z। ठीक है, हमारे पास क्या है, S ऑफ X, Y, Z क्या है, X प्लस Y, Y माइनस Z लिख दिया। अब T कैसे है, T कैसे ऑपरेट हो रखा है, देखो T ऑफ X, Y क्या है, X माइनस Y, X Y। ठीक है, पहले एलिमेंट था, दूसरा एलिमेंट माइनस कर रहा है। ठीक है, तो X प्लस Y, Y माइनस Z ऐसे ही है ना, तो क्या होगा हमारा X प्लस Y माइनस Y माइनस Z। ठीक है, कोमा X प्लस Y कोमा Y माइनस Z, ऐसे ही है, सही है यहाँ तक। चलो सॉल्व करो, X प्लस Y माइनस Y प्लस Z, X प्लस Y, Y माइनस Z। ठीक है, ये गया, क्या बचा बताओ, क्या बचा, X प्लस Z, X प्लस Y, Y माइनस Z, ये बचा। हाँ या ना बोल, बोल बोल, हाँ या ना बोल, यही बचा। अब मैं स्टैंडर्ड बेसिस ले गया हूँ साथ में, देखना ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड बेसिस मैंने F1 माना, F2 माना, F3 माना, तो सबसे पहले T ऑफ S F1 अप्लाई करूंगा, T ऑफ S F2 अप्लाई करूंगा, T ऑफ S F3 अप्लाई करूंगा। ये तीनों चीज मैं अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, और जो आएगा उसको क्या लिखेंगे, उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे, वही होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। सही समझे, वही होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, F1 F2 F3 के साथ हमें ऑपरेट करवाना है। चलो तो शुरू करते हैं, T ऑफ S ऑफ F1, तो T ऑफ S क्या है, 1 0 0, X प्लस Z है ना, तो ये है हमारा X, ये है हमारा Y, ये है हमारा Z। तो लगाओ भैया, तो 1 प्लस 0, X प्लस Y है 1 प्लस 0, Y माइनस Z है तो 0 माइनस 0, क्या आया 1 1 0। चलो T ऑफ S F2 अप्लाई करो, F2 अप्लाई करो, T ऑफ S F2 क्या है, 0 1 0।
फॉर्मूला में पुट करो, ये हमारा x, हमारा y, ये हमारा z। फॉर्मूला क्या था, ये रहा x प्लस जेड एक्स प्लस वाई वाई माइनस जेड। पुट करेंगे, क्या आएगा x प्लस जेड में 0 प्लस 0, x प्लस वाई में 0 प्लस 1, y माइनस जेड में 1 माइनस 0, क्या आया 0 1 1। चलो सिमिलरली t ऑफ s f3 अप्लाई करो। t ऑफ s 0, 0, 1 सिमिलरली करें अप्लाई, तो क्या होगा x प्लस जेड 0 प्लस 1, x प्लस वाई 0 प्लस 0, y माइनस जेड 0 माइनस, तो हो गया 1 0 माइनस 1। हमारे पास क्या आया, इस 3 से हम ये लिखेंगे t ऑफ s b2 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 पता है क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो b2 है ना, हमने b2 माना था क्या, R3 का जो स्टैंडर्ड बेसिस है वही तो b2 है। ये क्या है, R3 का स्टैंडर्ड बेसिस है, उसी को अप्लाई करके हमने मैट्रिक्स बनाया। तो जो आया उसको लिख दो कॉलम वाइज 1 1 0 0 1 1, और देखो 1 0 माइनस 1 तो 1 0 माइनस 1। पहला इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। चलो भैया हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है मैट्रिक्स, लेफ्ट हैंड साइड तो वैल्यू आ गई हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। तो बोलो हाँ ना बोल, जल्दी से बोलो हाँ ना बोल, आ गई ना। अब हम चलेंगे राइट हैंड की तरफ। लिखो राइट हैंड साइड, क्या करना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन ये रहा। तो राइट हैंड साइड को 2 का मल्टीपल है, तो पहले इसकी मैट्रिक्स निकालो, इसकी मैट्रिक्स निकालो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। इसके मैट्रिक्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, b1 अप्लाई करके b2 फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे b2 अप्लाई करके b1, ऐसे कंपोज करेंगे, इस तरह से अप्लाई करेंगे ताकि हमें वैल्यू आ जाए। तो जो ऊपर होता है ना दिया हुआ, एक्चुअली हम वो उस जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है, b1 हमने माना है कि इसका R2 का स्टैंडर्ड बेसिस, b2 माना है R3 का स्टैंडर्ड बेसिस, तो b1 है ना उस पर हम ऑपरेट कराएंगे, t करवाएं या s करवाएं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, b1 है, b1 हमने R2 को माना है, R2 का जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा उस पर क्या अप्लाई कराएंगे, t, ठीक है। और यहाँ पर b2 का जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा उस पर ऑपरेटर कौन सा अप्लाई करवाएंगे, s का, ठीक है। ठीक है, बोल ही नहीं रहा, बता, ठीक है जल्दी बता, बता जल्दी बता। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आजा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या था, e1 1,0, e2 0,1, ठीक है। सबसे पहले फाइंड करो t ऑफ e1। अब t क्या था, चलो देखते हैं। t डिफाइन है, ये दिया x माइनस वाई कोमा एक्स कोमा वाई, एक्स माइनस वाई, अरे ऊपर चला गया, तो x कहाँ पे है, x वाई, तो x माइनस वाई 1 माइनस 0, एक्स एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो 1 कोमा 1 कोमा 0। t ऑफ e2 क्या हुआ, x कोमा वाई तो 0 माइनस 1, एक्स वाई माइनस 1 0 1, इसको लिखो ऐसे। सो टी v1 v2, देखिए v2 क्या बना, R3 का एलिमेंट बन गया ना, तो R2 से R3 हमने बना लिया, तो उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे 1 1 0 माइनस 1 0, लिख दिया। अब क्या चाहिए, S चाहिए, S में भी क्या फाइंड करना है, b2 से b1, यहाँ पर क्या है b2, कौन सा उठाओगे, R3 वाला बेसिस, कौन सा उठाओगे, R3 वाला बेसिस, तो S अप्लाई होगा किस पे, F1 पे। S का क्या था फॉर्मूला, S डिफाइंड था ऐसे, x प्लस वाई वाई माइनस जेड, ठीक है। तो F1 क्या होता है, F1 है
एस ऑफ 1, 0, 0, तो एक्स प्लस वाई 1 + 0, वाई माइनस जेड 0 - 0, 1, 0, एस ऑफ F2, एस ऑफ 0, 1, 0, 0 + 1, 1 - 0, तो हो गया 1, 1। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना बोल। एस ऑफ F3, देख लो बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन है दोस्त, कैलकुलेशन ही है बस, क्या ही कहें, खैर कोई बात नहीं, कैलकुलेट करेंगे यहाँ। अब लिखो मैट्रिक्स, लिख दो V2 V1, देखा R2 के एलिमेंट आए, सारे के सारे R2 के एलिमेंट आए, आ गए ना। मैट्रिक्स बना, अरे बना, बता, बन गया ना, 1, 0, 1, 1, 0 - 1। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, टी 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 क्या कह रहा है, B1 B2 B2 B1 है ना, इनटू एस B2 B1, मल्टीप्लाई करने को कह रहा है, मल्टीप्लाई करने को कह रहा है, 1, 1, 0, -1, 0, 1, 0, अरे 1, 0, 1, 1, 0 -1, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वही वैल्यू आएगी, कौन सी वाली, कौन सी वाली, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 -1। तो देखो इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 से कह दोगे फ्रॉम equation 1 and equation 2 we get T of S B2 is equal to T B2 B1, नहीं B1 B2 S B2 B1, ठीक है। ये हमारा सूत्र प्रूफ कर दिया, हो गया प्रूफ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, प्रूफ हुआ क्या, जल्दी बताओ, प्रूफ हो गया क्या, बताओ, हुआ ना। क्या किया हमने, क्या किया, ऊपर ध्यान रखना है क्या है, थोड़ी सी मुश्किल इसमें आया होगा। B1 जो है स्टैंडर्ड बेसिस मानोगे R2 का, ये R3 का, जो दिया होगा क्वेश्चन में R2 R3, ठीक है, उसको ऐसे तरह मानना है। R2 के एलिमेंट ऑपरेट कराओगे तो R3 मिल जाएगा, R3 का करवाओगे यहाँ पे तो R2 का मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन था दोस्त, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, इतना सोचना ही नहीं था इस क्वेश्चन, नहीं सोचना था ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो और भी इजी है, वो तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, बता दीजिए। अभी तो बहुत रहता है, बहुत रहता है दोस्त, अभी तो क्वेश्चन और करने हैं। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्या करना है, हमें फाइंड करना है, और उसके प्रिंसिपल एक्सेस भी। चलो लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे जहाँ तक लगता है शायद रिपीट कर दे, क्योंकि 3 नंबर में ही था, तो वो 3 नंबर में रिपीट कर सकता है। और ऊपर जो अभी बताया हूँ ना, वो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि वो रिपीट करे भी ना, तो एलिमेंट पक्का बदलेगा। तो सही से बैक करके दोबारा देखना हो तो दोबारा देख लीजिए, ठीक है। मैं लंबा वीडियो खींचूंगा नहीं, इसको कोशिश करूंगा मैं 2 घंटे में रैप अप कर दूं जल्दी से, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। 1 से 2 बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। और इसी में मैं 2 साल मतलब 2 बार का पेपर जो है वो मैं खींच ही दूँगा। सारे बड़े बढ़िया क्वेश्चन उठा रखा हूँ मैं,
छोटे छोटे क्वेश्चन क्योंकि मैं करा ही देता हूँ, तो मैंने जो करा रखा है उसको मैंने नहीं उठाया, जो नहीं कराऊँ वो उठाया, ठीक है। तो फाइंड दी ऑर्थोगोनल, क्योंकि मैं ये बात मान के चल रहा हूँ कि चलो आप लोग मेरे पीवाई को पहले क्वेश्चन देख रखे होंगे, तो मैं नया करवाऊँ, ठीक है। ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन of the quadratic फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2xz प्लस, अरे ये 2yz है, ठीक है, 2yz। ऑल्सो find its principal axis, ठीक है। इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है, समझ आ गया? आ गया? हाँ या ना बोल, जल्दी से हाँ या ना बोल बोल। अब जब ये इससे ना, मैंने अपने वीडियो में मैं पहले बता रखा हूँ कि इससे हम जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया होता है, अभी टाइम है नहीं वो थ्योरी में बताऊँ, मैंने बता रखा है। आप लोग अगर जा करके देखना चाहते हो तो उसको यूट्यूब पे जाके देख सकते हो कि मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं, उससे मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म देता है तो मैट्रिक्स बनाने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैंने बता रखा है, तो मैं डायरेक्ट अभी उस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो टाइम अभी है नहीं कि मैं उसको समझाऊँ, ठीक है। या फिर समझा दूँ, देख कैसे कह रहा है सर, समझा दूँ। चल ट्राई करता हूँ, मैं शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करता हूँ, समझ जाना, ठीक है, ट्राई करना, समझ लेना। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है हमारा, मान लेते इसको क्यू एक्स वाई जेड क्वाड्रेटिक। कल पेपर है, पता चले यही क्वेश्चन आ जाए तो वीडियो ही ढूंढते रह गए हैं, वीडियो ही ढूंढते रह गए और नंबर भी नहीं आया तो क्या ही फायदा। चलो लैंग्वेज लिखना है ऐसे, दी कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक, द कॉरस्पॉन्डिंग, कहाँ है ये, हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, देख ध्यान से देख मैं कैसे लिखूँगा, ध्यान से देख। मैट्रिक्स में ऐसे लिख, इसमें देखो कौन से एलिमेंट है, एक्स वाई एक्स जेड। सबसे पहले जिसके पावर स्क्वायर है ना, इस सारे के जो कॉफिशिएंट है, जितने भी कॉफिशिएंट है वो सब क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट होगा। तो डायगोनल सबसे पहले लिख। एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है 1, वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है 1, जेड स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है 0, क्योंकि 0 इंटू जेड स्क्वायर क्या होता है 0, तभी तो जेड स्क्वायर यहाँ पर है ही नहीं इसमें, तो दैट मीन्स क्या है, उसका कॉफिशिएंट क्या होगा 0 होगा, ठीक है। हमने सबसे पहले ये लिख लिया। अब जितने भी एक्स वाई वाले हैं और एक्स जेड वाले हैं, वाई जेड वाले हैं, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे ठीक एक्स स्क्वायर के नीचे हम लिखते हैं एक्स वाई वाले, उसके नीचे लिखते हैं बता कौन सा, एक्स जेड वाले। जब यहाँ पे एक्स वाई वाले लिखोगे ना तो यही कॉर्नर पे एक्स वाई यहाँ भी लिखोगे, एक्स जेड वाले लिखो तो यही कॉर्नर पे एक्स जेड भी लिखोगे, और उसके बाद क्या बचा वाई जेड, तो यही कॉर्नर पे लिखोगे वाई जेड का। देख रहे हो डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, तो लिखो कॉफिशिएंट लिखना है सबका। 1 एक्स वाई का कॉफिशिएंट क्या है, हाँ इसके साथ एक चीज़ और होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड 2, ये तो मैं भूल गया था, कॉफिशिएंट का डिवीजन होता है, डिवीजन होता है, डिवीजन होता है, डिवीजन होता है 2 उसके साथ, ठीक है। कहाँ गया एक्स वाई कॉफिशिएंट, हाँ एक्स वाई कॉफिशिएंट क्या है 4, तो यहाँ पे क्या होगा 4/2, 2, तो इसको एग्जैक्ट ऐसे लिखना है 2,
नीचे क्या होगा अपन, यहाँ पर क्या होगा एक्स जेड, एक्स जेड का कोफिशिएंट क्या है -2, तो क्या होगा -2/2 -1 -1 आखिरी में 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे वाई जेड बाई 2, वाई जेड क्या है +2, तो 1 बन गया मैट्रिक्स। बोला हाँ या ना, बस याद करो इसको, ऐसे याद करो, एस टी याद करो जल्दी से याद करो, कुछ नहीं करना। क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, डायगोनल एलिमेंट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको डायगोनल वाइज लिख दो। बचे हुए को जो है एक्स स्क्वायर नीचे एक्स वाई बाई 2, उसके नीचे एक्स जेड बाई 2, सिमिलरली उसके कॉलम में लिख दो वाई जेड बाई 2 वाई जेड। दिख गया बोलो दिख गया। कुछ नहीं किया, याद कर लिया हमने, याद कर लिया, हो गया याद। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, उस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया ए। क्या आया 1 2 -1 2 1 1 -1 1 0 आ गया। अरे आ गया। हमें निकालना है आइगन वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा है। अब आइगन वैल्यू क्यों निकल रहे हैं भाई, क्यों निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं आइगन वैल्यू, क्यों निकाल रहे हैं जल्दी से बताओ। बोलोगे सर पता नहीं, अभी तो भाई आइगन वैल्यू नहीं, अभी तो देखते जा क्या निकलेगा। हमें क्या निकालना है, ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन निकालना है। इसको फाइंड करने में बड़ा लफड़ा है दोस्त, उसके साथ साथ प्रिंसिपल एक्सेस भी चाहिए। तो इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। पहले हम निकालेंगे आइगन वैल्यू, फिर निकालेंगे आइगन वेक्टर, फिर हम प्रिंसिपल एक्सेस की बात करेंगे दोस्त। तो सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालें, सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालें, फिर निकालेंगे आइगन वेक्टर। यार बहुत लंबा जाने वाला है, इसका मतलब ये बहुत ही लंबा जाने वाला है। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से निपटाते हैं, जल्दी से बात कम दोस्त, मेहनत ज़्यादा। चलो ए 1 - लैम्डा 2 - 1 2 1 - लैम्डा। आज पूरे दिन बैठ करके, और हाँ सबसे पहली बात, एक कमेंट आया था कि सर आप दिन में अपलोड कर दोगे तो मैं शेयर कर दूँगा, सब्सक्राइब बढ़ा दूँगा। सिंपल बात है, शेयर और सब्सक्राइब करना तो ये तो आपको फर्ज है, आपको करना ही चाहिए, कोई पैसे तो लग नहीं रहे। तो जल्दी से करो, अभी करो और करवाओ, पहली बात। दूसरी बात, दिन में मैं ऑफिस में रहता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास टाइम तो होता नहीं है दिन का, रात में मैं ये करता हूँ, ठीक है। ये मेरा पार्ट टाइम जो है इसमें, तो दिन में मैं कहाँ से रिकॉर्ड कर देता, ठीक है। अभी भी इतनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन क्या ना सब कुछ बंद करके, रूम बंद करके बैठा हुआ हूँ, और अगर ना फिर ये क्या पर कौन गाना वाना बजाते जाता है। चलो पहले लिखते हैं -1 लैम्डा, डिटरमिनेंट निकालो। चलो डिटरमिनेंट निकालो, जल्दी निकालो। डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, निकालो। मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, डिटरमिनेंट निकालना तो आता ही होगा यार, ठीक है। आपको तरीका सीखना है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, जब भी बात करें, मैं पूरे क्वेश्चन का रैप दे देता हूँ कि कैसे बात करना है। जब भी इस क्वेश्चन की बात करें कि बोले कि ऑर्थोगोनल कैनोनिकल फॉर रिडक्शन हो, या क्वाड्रेटिक फॉर्म का दिया हुआ हो, या प्रिंसिपल एक्सेस, इस टाइप की बात करेंगे, तो आपको सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालना है। उसके रिस्पेक्ट में हम आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले आइगन वैल्यू निकालो, आइगन वेक्टर निकालो। जब ये दो चीज़ आपका निकल जाएगा ना, तो वहाँ से हम नॉर्मलाइजिंग करेंगे उस चीज़ का, तो हमें उससे समझ आएगा कि एक्चुअली क्या हमारे हाथ आ रहा है, ठीक है। हाँ या ना, आपको समझ आया। फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, तो अभी बहुत कुछ करेंगे भी एक्चुअली में, ठीक है। तो पहले तो हमें तीन क्या करना है, आइगन वेक्टर निकालना है। नॉर्मलाइजिंग वगैरह जो है, तो वो तो आइगन वेक्टर निकालने के टाइम की प्रोसेस है, उसी में हो जाएगा। आइगन वैल्यू निकाल, आइगन वेक्टर निकाल, कुछ भी समझ ना आए तो आइगन वैल्यू निकालना, आइगन वेक्टर निकालना, ठीक है। ऑर्थोगोनल फॉर प्रिंसिपल एक्सेस वही होगा, वही तीन आइगन वेक्टर जो होगा ना, वही होगा, विद उसके साथ लिख देना। क्या कहते हैं उसको, आइगन वेक्टर जो होता है ना, पूरा जब लिखते हैं बेसिस के साथ, उसके साथ लिख देना, ठीक है। डायरेक्ट मत लिखना, डिटेल में करके लिख देना, तो फुल नंबर मिल जाएंगे। कैनोनिकल रिडक्शन है ना, उसके लिए इक्वेशन बनाना होता है। अगर वो भूल भी जाओगे तो मुश्किल से हाफ या 1 नंबर काटेगा 8 नंबर में से, लेकिन मैं बता दूंगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, इस क्वेश्चन कुछ नहीं करना। सबसे बढ़िया चीज़ है इस क्वेश्चन का ये है कि आइगन वैल्यू हमें निकालना आता है, आइगन वेक्टर हमें निकालना आता है। ये दो चीज़ निकालोगे, 8 में से 6 नंबर तो कहीं नहीं गए दोस्त, कहीं नहीं गए,
तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हम निकालेंगे पहले। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इक्वेशन, ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, तो ये बनेगा माइनस लैम्डा क्यू प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस को पहले कॉमन फेंको बाहर, निकालो माइनस को, माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर और माइनस माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब ऐसा होता है ना तो उसको सबसे पहले ट्राई करता हूँ। मैं कैसे ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ हिडन ट्रायल किसको करता हूँ, -1 और -1 ट्राई करूँगा ऐसे, 2 -2 ट्राई करूँगा, लैम्डा 3 -3 ट्राई करूँगा, मैं ऐसे ट्राई करता हूँ। मेरा जनरली इसमें से एक आइगन वैल्यू आ ही जाता है, यहाँ भी आएगा लैम्डा इक्वल टू 1 ट्राई करूँ, 1 का क्यूब -2 -5 प्लस 6 -6 + 1 7 -0 देखा आ गया। तो पहला रूट क्या आ गया, जब पहला रूट हमारा आ जाता है, जैसे लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया हमारा पहला रूट, तो मैं क्या करता हूँ लैम्डा -1 से उठाऊंगा, इसको सारे को डिवाइड देता हूँ, जो इसका क्वोशिएंट आता है मैं उससे काम चला लेता हूँ, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करोगे लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6, ठीक है। तो इसका जो क्वोशिएंट है वो आएगा आपका, क्वेश्चन में ऊपर लिख देता हूँ, क्वेश्चन आएगा क्या, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, बता क्या आएगा, जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता, -3 सही है, लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, आंसर लिखो सीधा, लैम्डा इक्वल टू 3 -2, तो टोटल लैम्डा कितने हुए, लैम्डा 1 हुए 1, लैम्डा 2 हुआ 3, लैम्डा 3 हो गया -2, ये 3 आइगन वैल्यू हमारे पास आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे, अब क्या फाइंड करेंगे, आइगन वेक्टर। नाउ वी आर फाइंडिंग, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर क्या ये घूम रहा है ज़्यादा, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, ठीक है ठीक है, जल्दी बता, ठीक है, बता जल्दी बता, ठीक है, हाँ सर ठीक तो है। चलो तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लैम्डा 1 इक्वल टू, हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, a माइनस लैम्डा इंटू बी जो वेक्टर होगा, ठीक है, लैम्डा पुट करो 1, ठीक है। ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है हमारे पास, 1 कहाँ गया, 1 2 -1 2 1 1 -1 1 0, इसमें से लैम्डा 1 है 1 0 0 0 1 0 0, माइनस कर दो, माइनस करो क्या आएगा, बेसिकली वेक्टर बी को मत छोड़ो भाई, इसी को तो निकालना है, ये कहाँ जाएगा अपना, इसको तो रहना ही पड़ेगा। वेक्टर को भी हम मान लेंगे x y z, पहले हम ये लिख देते हैं, तो होगा 0 2 -1 2 0 1 -1 1 -1, वेक्टर भी क्या है x y z इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, इसलिए कर लो यार, ये तो आसान है, चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर ले चलो। हाँ तो पहला आएगा आपका 2y - z इज इक्वल टू 0 to z इक्वल टू 2y, चलो यहाँ से 2x + z इज इक्वल टू 2x + 2y इज इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू -1, ठीक है। तीसरा क्या है, अरे तीसरा हो गया हमारा कहाँ गया, -x + y - z इज इक्वल टू 0,
ठीक है यहाँ तक, ठीक है। जब इस सब को सॉल्व करोगे तो उसके सॉल्व करने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, देख लो एक मिनट, जेड इक्वल टू आया था 2 है ना, एक्स इक्वल टू आया था -1, तो सब वाई के फॉर्म में आ तो रहा है, तो पुट करो यहाँ पे -y था तो ये हो गया आपका y प्लस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू, तो ये हो गया 0, पूरा कट गया, तो y को मानो k, तो x इक्वल टू हो गया -k, जेड इक्वल हो गया 2k, ठीक है। तो आपका आइगन वेक्टर v1 क्या आ गया k, कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 1 -1, ठीक है, ठीक है, बताओ बताओ, ठीक है ठीक है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ 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 जल्दी बताओ। तो हम साथ में क्या करेंगे, नॉर्मलाइजिंग करते हुए चलेंगे, नॉर्मलाइजिंग करते हुए चलेंगे। नॉर्मलाइजिंग कुछ नहीं होता है, आइगन वेक्टर होता है उसके जो ये वो होते हैं वैल्यू, वो जो वैल्यू होते हैं उस सारे वैल्यू का क्या करना होता है, क्या करना आता है, एरो ले लेना होता है। जैसे यहाँ पे है तो क्या करें, स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा √6, तो सिंपल बना दो, नॉर्मलाइजिंग इसको कहते हैं नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग u1 इज इक्वल टू 1/√6 -1 या का कोई, ये जो ऑर्थोगोनल कैनल का रिडक्शन है ना, उसका पहला ये है u1। ऐसे u2 फाइंड करेंगे, ऐसे u3 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो हम फाइंड करते हैं ना, 4 λ2 इज इक्वल टू 3, तो जब निकालोगे a माइनस लैम्डा आई v इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये बनेगा -2 2 1 2 -2 1 -1 1 -3 x y z 0 0 0, ठीक है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करके दिखा दूँ क्या, आइगन वेक्टर तो निकाल लेते होगे ना, नहीं निकाल पाते, बताओ जल्दी। आइगन वेक्टर तो निकाल ले रहे हो ना, कि कोई दिक्कत चल रही है आइगन वेक्टर में, वो भी निकालना बता ही दूँ, हैं बता ही दो सर, चलो बता देता हूँ, -2x प्लस 2y, ये मैं बढ़िया देख लो, मतलब सही समझ लो, क्योंकि इसके बाद मैं नेक्स्ट वाला जो निकालूंगा वो डायरेक्ट उसका मैं आंसर लिखूंगा, ठीक है। -z इज इक्वल टू 0, 2x - 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, -x प्लस y -3z इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में हम कैसे लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। z इज इक्वल टू, ये क्या इसको पुट करना है ना इधर, z अगर निकाले, ओ दोनों तो सेम ही है इसमें, इसमें ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है। ये देखो ये दोनों एक जैसे ही तो दिख रहे हैं, साइन ही तो चेंज है, साइन का अगर इक्वल में माइनस निकाल दूँ ये तो हो जाएगा, तो इसको पकड़ते हैं। तो z इज इक्वल टू 2y माइनस 2x, ठीक है। इसे यहाँ पे पुट करो, -x प्लस y माइनस 3 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, सॉल्व करो, -x प्लस y माइनस 6y प्लस 6x इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, क्या आ गया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ 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 जल्दी बताओ, सही पकड़े हैं, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया हमारे पास x, तो z इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 2x, z इक्वल टू क्या आ गया 0,
और जब जेड का आ गया तो ऐसे एक्स का निकालोगे, ऐसे वाई का निकालोगे, तो आइगन वेक्टर v2 होगा आपका k 1 1 0। जब इसका नॉर्मलाइज करोगे, नॉर्मलाइजिंग करोगे, क्या करोगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर तीनों के ऐड करो और रूट ले लो, डिवाइड करो 1/√2 1 1 0। आ गया, आ गया। चलो अब नेक्स्ट का आंसर लिख देता हूँ मैं। 4 लैम्डा 3 इज इक्वल टू -2। 4 लैम्डा 3 इज इक्वल टू -2। ये क्या आएगा, सेम निकालना है, v3 इसका आएगा आपका 1/√3 1 -1 1। मैं इसलिए टाइम बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं कल एक टॉपिक छोड़ दिया था, वो था सिमिलर। सिमिलरिटी में मैंने देखा कि क्वेश्चन ये पूछता रहता है, तो सिमिलरिटी का जो रिजल्ट है ना, जो प्रॉपर्टी है, मैं वो समझा देना चाहता हूँ ताकि आपको उसमें दिक्कत ना हो। अगर सिमिलरिटी का रिजल्ट आपको पता होगा तो 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से उसी रिजल्ट प्रॉपर्टी के बेस पे। तो प्रॉपर्टी पता होगा, आप कर लोगे, हो गया फिर हमारा काम। ठीक है, ठीक है दोस्त, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं ठीक है, होगा ही। चलो, तो कैनोनिकल रिडक्शन क्या होगा, होता है वो λ1 x स्क्वायर प्लस λ2 y स्क्वायर प्लस λ3 z स्क्वायर। इसी कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। क्या कहते हैं, कैनोनिकल। तो कैनोनिकल फॉर्म क्या लिखोगे, कैनोनिकल फॉर्म इज इक्वल टू होगा λ1 क्या था, तो 1x स्क्वायर प्लस λ2 3y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस। आइगन वाला निकाल दिया, कैनोनिकल फॉर्म आ गया। अब जो आइगन वेक्टर निकाले थे नॉर्मलाइजिंग वाला, वो हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, u1 इज इक्वल टू 1/√6 -1 1 2, u2 इज इक्वल टू 1/√2 1 1 0, u3 इज इक्वल टू 1/√3 1 -1 1। सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, जल्दी से रैप करते, चलो पहले रैप करते। इस के बारे में पहले सोचो क्या है, क्या बोला था उसने, क्या बोला था, क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया था। क्वाड्रेटिक फॉर्म से हमने क्या बनाया, मैट्रिक्स बनाया। जो मैट्रिक्स मैंने आपको सिखाया, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर के नीचे क्या होता है, एक्स वाई होता है, उसके नीचे क्या होता है, वाई जेड होता है, इधर क्या होता है, एक्स जेड होता है। ऐसे कुछ था ना, याद है, याद है, चलो ठीक है, याद है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, हम उसको मान लेंगे वो एक मैट्रिक्स है ए। उस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जल्दी बताओ क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। जब आइगन वैल्यू निकालोगे, आइगन वेक्टर निकालोगे, तो हम उसको नॉर्मलाइज करके नॉर्मलाइजिंग वेक्टर निकालेंगे। नॉर्मलाइजिंग वेक्टर आएगा, वही हमारा प्रिंसिपल एक्सेस होगा। जो आइगन वैल्यू है उसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला आइगन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस आइगन वैल्यू 2 कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस आइगन वैल्यू 3 कैपिटल जेड स्क्वायर। हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, बोल 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 जल्दी बोल। इन्होंने एक थ्योरम का प्रूफ पूछा था इसके बाद, जो मैं बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, वो थ्योरम है, उस थ्योरम का प्रूफ पूछा था, 7 नंबर में था शायद, ऐसे कुछ था। ठीक है, वो थ्योरम क्या कहते हैं, वो थ्योरम इफ एंड ओनली पे है। ये थ्योरम है ना, ये इफ एंड ओनली पे है, लेकिन इन्होंने एक ही तरफ का पार्ट का पूछा था। ठीक है, तो मैं उसी पार्ट का प्रूफ करवा रहा हूँ, क्योंकि दूसरे पार्ट बहुत ही आसान है, तो पूछेगा ही नहीं, ये बात मुझे पता है, नहीं पूछेगा बंदा। दूसरे तरफ का पूछेगा तो कोई बात नहीं, हम दूसरे तरफ के ही करेंगे, जो पूछेगा वही करेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, लेट W1 and W2 be two subspaces of a vector space. Can I prove that W1 union W2 is a subspace
इफ, मैंने दूसरा पार्ट लिख दिया यार, एक मिनट। प्रूफ दैट if W1 union W2 is a subspace of V, then W1 contained in W2 और W2 contained in W2, इसका प्रूफ करना है। मैं लैंग्वेज के साथ आपको लिखा देता हूँ, लैंग्वेज के साथ लिखा देता हूँ, साथ में पढ़ते रहना, इसको ट्राई करना, एटलीस्ट एक बार लिख करके देखो, ठीक है? एक बार लिख करके देखोगे या साथ में अगर ऐसे पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? ट्राई करना, क्या करना है, क्या करना है बताओ जल्दी, क्या करना है? ट्राई करना याद करने का, ठीक है? ठीक है, जल्दी बताओ, ठीक है या नहीं, जल्दी बताओ। हाँ सर ठीक है, हम ऐसे ही ट्राई करेंगे, बढ़िया। चलो फिर शुरू करते हैं। सपोज, मतलब एज्यूम दैट W1 union W2 is a subspace. Suppose that हम कॉन्ट्राडिक्शन मानेंगे, ठीक है? सपोज दैट सिंपल इना कॉन्ट्रारी लिखते हैं, इना कॉन्ट्रारी, इना कॉन्ट्रारी, सपोज दैट neither W1 contained in W2 nor W2 contained in W2, ठीक है? ठीक है, याद है तो ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो W1 में एलिमेंट होगा वो W2 में नहीं होगा, वही लिखेंगे हम। दिस मीन्स, वही लिखेंगे हम, दिस मीन्स there exists, this means there exists an element, this means there exists an element W1 belong to, स्मॉल वाला है, इसको ऐसे अलग नोटेट कर दो ना, ये W1 वाला है, W1, ठीक है? सच दैट ये उसमें नहीं होगा, किसमें? W2 में नहीं होगा, ठीक है? सिमिलरली W2 belong to W2 such that W2 does not belong to W1, ठीक है? ठीक है यहाँ तक? अब हाइपोथेसिस हमने यहाँ तक तो क्रिएट कर लिया, अब इस पे हम अपनी नींव खड़ा करेंगे, अपना महल खड़ा हुआ इस नींव पे, ठीक है? चूंकि सिंस W1 जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल W1 से, एंड W2 जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल W2 से, तो बोथ W1 एंड W2 क्या करेगा, बिलोंग कर जाएगा W1 यूनियन W2 से, ठीक है? ठीक है, चूंकि W1 यूनियन W2 क्या है, सबस्पेस, हाइपोथेसिस हमारा दिया है ना, यूनियन W2, देखो इफ W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस ऑफ V, दिया हुआ है W1 W2 इज अ सब स्पेस
तो सम ऑफ दो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, तो सो सम ऑफ एनी टू एलिमेंट इन W2 मस्ट बी W1 और W2। तो हम W1 में प्लस W2 को क्या कर सकते हैं, बिलोंग करवा सकते हैं W1 यूनियन W2। ठीक है, ये क्या इंप्लाइज करता है, ये इंप्लाइज करता है कि W1 प्लस W2 जो है वो या तो W1 में है और या फिर W2 में है। याद है, ठीक, यूनियन है ना, या तो इसमें होगा या फिर इसमें होगा, इंटरसेक्शन में दोनों में होता है, यूनियन में तो इस एक में होता है। ठीक है, चलो केस 1 मान के चलेंगे अब। ठीक है, केस 1 मान लेते हैं, दो केस बन गया यहाँ पे, या तो W1 में या W2 में, तो मान के चलेंगे केस 1 W1 में। इफ W1 प्लस W2 बिलोंग कर जाएगा W1 सिंस W1 कहाँ पे से आया था, कैपिटल W1 से आया था, और W1 क्या था भाई, W1 क्या था, एंड W1 इज अ सब स्पेस। तब हम क्या करेंगे, देन कम सम हो या एडिशन हो सबट्रैक्शन सब काम कर जाएगा। ये भी W1 में है, ये भी W1 में है, मैं माइनस लूंगा दोनों का, W1 प्लस W2 माइनस W1। ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, W2 तो बचेगा, तो ये भी कहाँ होगा, W1 में। क्या होगा, W1 में, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि W2 डज नॉट बिलोंग टू W1। कैपिटल W1 देखो, हमने यही माना था ना, कहाँ है W1 में, लेकिन W1 डज नॉट बिलोंग टू W2, W2 इसमें है, W2 डज नॉट बिलोंग टू W1, लेकिन हमने लिया है W2 बिलोंग कर गया W1, आ गया कॉन्ट्राडिक्शन। सिमिलरली काम करेगा केस 2 पे। चलो केस 2, इफ W1 प्लस W2 बिलोंग टू कैपिटल W2, चूंकि सिंस W2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल W2 में, और W2 क्या है, सब स्पेस है, देन W1 प्लस W2 माइनस W2 इज इक्वल टू W1। तो ये भी कहाँ होगा, W2 में। कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हमने जो हाइपोथेसिस मान के चला था कि ये ना ही नेदर नॉर वाला मान के चला था ना भैया, कि ना ही W1 कंटेन हो रहा है W2 में, ना ही W2 कंटेन हो रहा है W1 में, वो हमारा हाइपोथेसिस गलत हो गया। सो हैंस W1 कंटेन्ड इन W2 और W2 कंटेन्ड इन, हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, हो गया, कुछ नहीं किया, क्या किया हमने, क्या किया इस प्रूफ में, हमने क्या किया, जल्दी बता क्या किया हमने इसमें सबसे पहले कॉन्ट्रेडी मानेंगे। कॉन्ट्रेडी हमने माना कि W1 जो है वो W2 में नहीं है, W2 नहीं है, W2 जो है W1 में नहीं है, हमने ये माना, चलो ठीक है माना। हमने जैसे ही ये माना उसके बाद उसके जो हमने माना था हम उसके अकॉर्डिंग चले कि चलो ठीक है, लेकिन इस दोनों का एडिशन हमने बोला कि इसमें है, हमको एडिशन दिखाना था कि जो हम मान के चले वही दिखाते हैं, हमने वही दिखा दिया। दो केस बनाया कि W1 प्लस W2 किस में है, कैपिटल W1 यूनियन कैपिटल W2 में। ठीक है, तो यूनियन में तो या तो W1 में होगा या फिर W2 में होगा, हम दोनों केस में दिखा दिए कि दोनों केस में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हम मान के चले थे, जो हम मान के चले थे गलत मान करके चले थे। क्लियर है, क्लियर है, हाँ ना बोल, क्लियर है, हाँ सर ये तो क्लियर है, कुछ और करा दो सर, अच्छा कुछ और करवाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, यही क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, सेम क्वेश्चन 3 नंबर में क्वेश्चन था, 3 नंबर में सेम क्वेश्चन था। देखो
नहीं देखा हो तो कल की वीडियो वाला देख लेना भाई। सेम क्वेश्चन है। चेक एस इज इक्वल टू A1 A2 AN such that AN greater than 0, ठीक है, इज अ सब स्पेस, इज अ सब स्पेस, ठीक है। कहाँ गया? इज अ सब स्पेस ऑफ Rn और नॉट चेक करना है। 3 नंबर पूछा था कल, मैंने इसका बताया था, जाकर के देखना, वहाँ पर मैंने बताया था कि x, y था और x ग्रेटर देन 0 था। ये क्वेश्चन सेम लॉजिक काम करेगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। आज के क्लास की ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सिमिलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, उसके मैं प्रॉपर्टी करवाऊंगा और याद ही करवा दूंगा अभी, ठीक है। उस पर एक एग्जाम्पल में करवा दूंगा और आज की क्लास हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरी एनर्जी डाउन हो गई है, ऐसी लग रही है। एनर्जी डाउन नहीं है, मोटिवेशन हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ। बस आप लोग लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। सब्सक्राइब करो, और इतने दिनों से वीडियो डाल रहा हूँ 1K तक नहीं हो रहा, बताओ। सिर्फ व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं हुए, सब्सक्राइब करो। चलो क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इफ़ V1 V2 एंड V3 आर Li, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, देन शो दैट V1 plus V2 V1 plus V3 is also Li। ये क्वेश्चन था 5 नंबर में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। मैंने कल क्या बताया था? सबसे पहले स्केलर मानो और स्केलर के साथ साथ क्या करो, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखो। मानो लेट C1 C2 C3 बी स्केलर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो C1 V1 प्लस C2 V1 प्लस V2 प्लस C3 V1 प्लस V3 इज इक्वल टू लिख दिया। हमारा टारगेट क्या होगा? C1 C2 C3 को 0 दिखा देना। हम जैसे ही इसको 0 दिखाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। हमारा काम क्या होगा? हो जाएगा। तो चलो दिखाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। C1 V1 प्लस C2 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V1 प्लस C3 V3 इज इक्वल टू 0। देखो C1 V1 C2 V2 C3 V3, एक कॉमन ले लो, V1 बाहर निकालो। क्या यार, टाइम पे टाइम रखने वाला चाहिए। C1 प्लस C2 प्लस C3 V1, ठीक है यहाँ तक ठीक है। जल्दी बताओ ठीक है यहाँ तक। प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयर करो क्या बनेगा इक्वेशन? C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 0, C3 इज इक्वल टू 0। इस दोनों की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो C1 इज इक्वल टू 0। हमें क्या मिल गया? C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 0। यही तो डेफिनेशन है कि स्केलर 0 हो जाता है तो सो V1 प्लस V2 V1 प्लस V3 आर ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। बताओ जल्दी बताओ, सही है। जल्दी बताओ सही हो गया? सही हो गया? बोलोगे हाँ सर ये तो हो गया। ऐसे हो जाता है, ठीक है।
अब हमारा लास्ट टॉपिक, और कल के लिए ऑल दी बेस्ट। बढ़िया से पेपर करके आना, बढ़िया से पेपर करके आना। टेंशन नहीं लेना है कि फिर होना है, पास होना, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया पूरा, हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते। अब जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उस पर मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, हम उसको स्लो करेंगे, हम उसको स्लो वे में चलेंगे, ठीक है। स्लो क्यों चलना है? स्लो इसलिए चलना है ताकि समझ में रहे और याद रहे। टॉपिक है, अगर तो क्वेश्चन प्रैक्टिस था तो क्वेश्चन तो हो जाते हैं, टॉपिक याद करने में थोड़ी सी होती है, तो रिजल्ट है, रिजल्ट याद करना है हमें, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में ये खत्म हो जाएगा हमारा। 10 से 15 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर, 1-2 मिनट पानी पी लेता हूँ। दो घंटे होने वाले हैं आइकन में बैठे बैठे। चलो, टॉपिक क्या हमारा? सिमिलर मैट्रिसेस। सिमिलर मैट्रिसेस, सिमिलर मैट्रिसेस नाम से क्या लग रहा है आपको? सिंपल है ना यार, सिमिलर की बात कर रहा है, सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं। चलो सिमिलैरिटी की बात करते हैं। सिमिलैरिटी का मतलब ये कह रहा है ये कि कोई दो चीज़ तो होगा भैया, तभी तो हम बोलेंगे कि ये उसके सिमिलर है, ये वो उसका सिमिलर है। कौन किसके है? दो दोस्त हैं, रोड पे जा रहे थे, कोई आया, दोनों को थप्पड़ मार दिया। अब बोलोगे थप्पड़ क्यों मारा? तो कह रहे भाई मेरी क्यों कन्फ्यूजन हो गई, क्योंकि तुम दोनों सिमिलर हो। मुझे कन्फ्यूजन हो गई कि कल किसने मुझे पत्थर मारा था, तो मैंने दोनों को थप्पड़ दे बैठा। अब पता, बेचारा जिसने नहीं मारा वो तो किस लिए पिटा गया? इस चक्कर में पिटा गया क्योंकि वो दूसरा उसकी तरह दिखता था, इस चक्कर में वो पिट गया ना भाई। गलती तो उसकी नहीं थी, वो तो बेचारा शरीफ था, पिट गया सिमिलरिटी के चक्कर में। यही चीज़ यहाँ पे मैट्रिक्स में होता है, यही होता है। एक होता है कुरेफा, वो बेचारा बदमाश होता है, वो परेशान करता है, कहता है दूसरे क्वेश्चन पूछ जाता है, चलो दूसरा मैट्रिक्स निकाल के दो, मैं चलो निकाल के दो, या फिर हमें बताओ। दूसरा मैट्रिक्स ऐसे लिख देता है, कहता है बताओ कोई सिमिलर मैट्रिक्स है या नहीं। अब एक के बारे में पता है या पता करना होता है, और दूसरे बारे में हमें बताना होता है। मतलब बदमाश एक है, मार तो दोनों, दूसरा भी खाएगा, ठीक है। समझ आ गया हम एक्चुअली करने का वाले हैं इसमें। चलो हम मोहब्बत से पहले लिखेंगे डेफिनेशन। किसी भी चीज़ का अपना होता है डेफिनेशन। लिखो 2 स्क्वायर मैट्रिसेस A and B of the same order are said to be similar if there exists a non-similar matrix P such that B is equal to P inverse A। ठीक है। क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ लेकर दे दे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको एक पी भी दिया होगा, ठीक है, और एक ए मैट्रिक्स दिया होगा, तो कुछ नहीं, इनवर्स फाइंड करना है और मल्टीप्लाई करके दे देगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं, ऐसे पूछते तो मल्टीप्लिकेशन नहीं तो आसान होगा, तो इसलिए डेफिनेशन तो डेफिनेशन है वो ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन हम उसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वो प्रॉपर्टीज क्वेश्चन पूछता है, जो भी पूछता है। लिखो प्रॉपर्टीज of similar matrices।
प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस। पहली प्रॉपर्टी, वो जो दो मैट्रिक्स होगी उसकी क्या होगी, डिटर्मिनेंट सेम होगी। ये क्या आ गया, सेम डिटर्मिनेंट, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दूसरी प्रॉपर्टी, उसकी जो ट्रेस होगी वो क्या होगी, सेम, दैट इज ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। थर्ड क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगा, सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। चौथी चीज़ क्या है, आइगन वैल्यू सेम होगी, सेम आइगन वैल्यूज। पांचवी चीज़ क्या है, सिमिलैरिटी जो है ना वो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रिजर्व करता है, ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है भाई, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ठीक है, पहली क्या है, सेम डिटरमिनेंट, दूसरी क्या है, सेम ट्रेस, तीसरी क्या है, सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, चौथी क्या है, सेम आइगन वैल्यू। प्रिजर्व क्या करती है, इक्विवेलेंस रिलेशन। जल्दी से आपको चलो चलो इसी क्वेश्चन आता है, ऐसी क्वेश्चन आता है, जो मैट्रिक्स देगा बोलेगा कि बताओ ये सिमिलर है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले दोनों की डिटरमिनेंट निकालो। जल्दी से याद करो, चलो चलो मेरे साथ याद करो। मैंने आपको ये मैट्रिक्स दिया, फिर मैंने आपको बी मैट्रिक्स दिया, मैंने दो मैट्रिक्स दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि बताओ वो सिमिलर मैट्रिक्स है या नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट निकालो। निकाल लिया डिटरमिनेंट निकाल लिया, हाँ निकाल लिया। चलो डिटरमिनेंट निकाल लिया, अरे डिटरमिनेंट तो सेम आ गई। चलो ठीक है, ट्रेस फाइंड करते ट्रेस फाइंड करते ट्रेस फाइंड करो। चलो ट्रेस क्या आता है, डायगोनल ऐड कर दो ऐड कर दो ऐड कर दो, ट्रेस फाइंड करो। चलो ट्रेस फाइंड करो, अरे ट्रेस भी सेम होगा। चलो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए माइनस लैम्डा है किया, चलो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जैसे ही हमने लिया, अरे सेम ही नहीं आया, इसका मतलब आइगन वैल्यू भी सेम नहीं होगी। हो गया यहाँ पे गड़बड़, सिमिलैरिटी तो नहीं, लेकिन अरे ये क्या, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम आ गई, चलो ठीक है, आइगन वैल्यू वो भी सेम आएगी। और जैसे ही ये सब चीज़ हुआ, वो हो गया सिमिलर मैट्रिक्स। सिमिलर मैट्रिक्स हो गया। प्रॉपर्टी ऐसे करना है। एक्चुअली जनरली ट्रिक पता है क्या है, ट्रिक जब चेक करना होगा तो चेक ऐसे मत करना, चेक बाय डेफिनेशन करना। ये ऐसे करना जब कॉन्ट्राडिक्शन रूल ना हो। अगर ये तीनों चीज़ प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है ना, अगर सबके सब हो रहा है, तो बाय डेफिनेशन उसको प्रूफ कर देना। ये है हमारा ट्रिक है। इस ट्रिक से हम चेक कर सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम का टिप्स कह सकते हो आप उसका, क्या ये एग्जाम का टिप्स है, क्या है ये एग्जाम का टिप्स है। आप जब भी चेक करोगे ना, तो इस सब को चेक करना, जब ये सब वेरीफाई कर जाएगा, ये चार चीज़, ये 7 प्रॉपर्टी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो आप बाय डेफिनेशन उसको प्रूफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन जो मैंने अभी लिखा है ना, बाय डेफिनेशन प्रूफ कर देना। अगर नहीं होना होगा, अगर सिमिलर मैट्रिक्स नहीं होगा, तो ये प्रॉपर्टी जो चेक कर रहे होगे ना, उसी टाइम पर किसी एक चीज़ होगा जो फेल कर जाएगी। और जैसे फेल करेगी, सिंपल लिख देना कि ये चीज़ तो फुलफिल हुई, ये फुलफिल नहीं हुई, तो वो सिमिलर मैट्रिक्स नहीं होगी। ऐसे ऐसे कर देना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, डेफिनेशन रिपोर्टिंग कैसे दिखाना है वो। ठीक है, एग्जांपल ए इज इक्वल टू 4 1 0 2, पी हमने ले लिया 1 1 0 1। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, बी मैट्रिक्स फाइंड करना है जो इसके सिमिलर होगा। तो लगाओ पी इनवर्स ए पी इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो 1/1 ही होगा, 1 बाय डिटरमिनेंट आता है तो 1/1 ही होगा। ये जो कॉर्नर के डायगोनल एलिमेंट होते हैं, वो डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो 1 1 ही है तो चेंज ही होगा, तो क्या ही होगा, 1 1 होगा। अब बाकी के साइन चेंज हो जाते हैं, -1 0 को साइन चेंज करोगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वो ऐसे ही रहता है। ठीक है, अब ए क्या है 4 0 1 2, पी क्या है 1 0 1 1। देख रहे भाई, गाय की आवाज़ आ रही है, अब इससे कुछ सुनाई देगा। अभी हम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए सब सुनाई।
तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी आ जाएगी 1 0 -1 1 4 0 1 2 1 0 1 1 4 कर लेना, करोगे तो यही आएगा जो, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी स्विंग मैट्रिक्स। ए भी वही है, बी भी है, तो ये किसके इक्वल आ गया, ए इज इक्वल टू, तो हमारी ए भी क्या है स्विंग मैट्रिक्स। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इतनी मेहनत करता हूँ तो सब्सक्राइब बनता है, सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, जितना हो सके सब्सक्राइब करो। जल्दी से जल्दी 1 की कंप्लीट करो, जल्दी से जल्दी 1 की कंप्लीट करो, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, फिर एक बार कह रहा हूँ, ऑल दी बेस्ट, घबराना नहीं है, ये टेंशन नहीं लेना बार बार फेल हो जाऊँगा, ये जो भी चीज़ है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो करवाया हूँ कल और आज में इतना ही करना है, ज़्यादा करना ही नहीं, इतना ही करना है। पास तो बढ़िया नंबर आएगा, करके आना है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से धूम दो, मतलब फोड़ देना है, ठीक है। बाकी अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो ग्रुप में भेज देना, पता चले कि क्वेश्चन कैसा हुआ पेपर होने के बाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारी जर्नी शुरू रहेगी। नेक्स्ट जो भी टॉपिक है उसके बारे में कमेंट करो, उसके बारे में बताओ, मैं फिर उस पर बात करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।